नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको महासागरीय निक्षेप के बारे में बताने जा रही हूँ। महासागरीय नितल पर जितने भी प्रकार के अवसाद पाए जाते हैं उसके जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। इसके विषय में मर्रे तथा रेनाल्ड ने सराहनीय प्रयास किया है। महासागर में पाए जाने वाले अवसाद मुख्य रूप से 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 है स्थलीय या भूमिज पदार्थ, नंबर 2 ज्वालामुखी का उद्भेदन तथा नंबर 3 सागरीय जीव एवं वनस्पतियां। यहाँ हम देख रहे हैं महासागरीय तली के निक्षेपों का उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1 है स्थलीय या भूमिज निक्षेप, जिसमें हम शामिल करेंगे बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, पंख। और पंख भी 3 तरह की, नीली पंख, हरी पंख और लाल पंख। नंबर 2 है ज्वालामुखी पदार्थ तथा निक्षेप। नंबर 3 है जैविक पदार्थ तथा निक्षेप, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, नैरेटिक निक्षेप और पैलेजिक निक्षेप। यहाँ हम देख रहे हैं पैलेजिक निक्षेप भी 2 प्रकार के हैं, चूना प्रधान ऊज और नंबर 2 सिलिका प्रधान ऊज। चूना प्रधान ऊज 2 प्रकार के हैं, टेरोपोट और नंबर 2 ग्लोबिजेरिना ऊज। और सिलिका प्रधान ऊज भी 2 तरह के हैं, रेडियोलेरियन ऊज और डाइटम ऊज। नंबर 4 है अजैविक पदार्थ तथा निक्षेप, जिसमें हम शामिल करते हैं लाल मृत्तिका तथा उल्का मृत्तिका को। अब यहाँ हम देख रहे हैं भूमिज पदार्थ के बारे में। तो जो पदार्थ हमें भूमि से प्राप्त होते हैं वही कहलाते हैं भूमिज पदार्थ। धरातलीय भाग पर अपक्षय की क्रिया के कारण चट्टानों में विघटन तथा वियोजन होता है, जिस कारण चट्टानें बारीक से लेकर बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। इन्हें ही हम कहते हैं भूमिज पदार्थ। कणों के आकार, उनकी बनावट तथा रासायनिक संगठन के आधार पर भूमिज पदार्थों को बजरी, रेत तथा पंख में विभक्त किया गया है। बजरी के अंतर्गत कणों का आकार 2 से 256 मिलीमीटर व्यास तक होता है। 256 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले टुकड़े को गोलाश्म कहते हैं तथा 4 से 63 मिलीमीटर व्यास वाले कण को गुटिका तथा 2 से 3 मिलीमीटर व्यास वाले कण को कणिका कहते हैं। 1 मिलीमीटर से 1/16 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को रेत कहा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं रेत के प्रकार, जो कि उसके आकार के आधार पर होता है। ये यहाँ हम देख रहे हैं कणों के आधार पर रेत के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है अत्यधिक मोटी परत, जिसका व्यास है 1 मिलीमीटर। नंबर 2 मोटी रेत, जिसका व्यास है 0.5 मिलीमीटर। नंबर 3 मध्यम रेत, जिसका व्यास है 0.25 मिलीमीटर। नंबर 4 है बारीक रेत, जिसका व्यास है 0.125 मिलीमीटर। और नंबर 5 है अत्यधिक बारीक रेत, जिसका व्यास है 1/16 मिलीमीटर। 1/17 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को सिल्ट तथा 1/257 मिलीमीटर से 1/8192 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को मृत्तिका कहते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं पंख के कण मृत्तिका से भी छोटे होते हैं और मृत्तिका एक संयोजक तत्व होती है। इन पदार्थों का निर्माण धरातल पर विघटन के कारण होता है। तो यहाँ तो हमने ये देखा विभाजन जो था कणों के आकार के आधार पर था। फिर मर्रे का पंख के रंग के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ हम देखेंगे रंग के आधार पर 3 प्रकार की पंख पाई जाती है, नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख। तो लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से नीली पंख का निर्माण होता है। नीली पंख अटलांटिक महासागर, रूम सागर, आर्कटिक सागर तथा बंद सागर में अधिक पाई जाती है। और लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत 32 होता है। और लाल पंख का निक्षेप मुख्य रूप से पीत सागर,
ब्राज़ील तट के पास, अटलांटिक महासागर के नितल पर पाया जाता है। तीसरी प्रकार की पंख है नीली पंख के सागरीय रासायनिक अपक्षय के रंग परिवर्तन के कारण हरी पंख का निर्माण होता है। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तथा अटलांटिक तटों के पास, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के तटों के पास हरी पंख 100 से 900 फैदम की गहराई तक पाई जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पंख, नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख का निर्माण किस तरह से हुआ है और वो कहाँ कहाँ पाई जा रही है। अब देखें, ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों का निक्षेप सागरों में 2 स्रोतों से होता है। कैसे होगा? नंबर 1, धरातलीय भागों पर ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों में विघटन होने से उनका आकार बारीक हो जाता है तथा वे पवन द्वारा उड़कर सागर में ले जाए जाते हैं, या वर्षा का जल भी इन्हें नदियों के सहारे सागरों में पहुंचा देता है। दूसरा है महासागरों के अंतर्गत ज्वालामुखी के उद्भेदन के द्वारा। अब हम यहाँ देख रहे हैं जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है, या हम ऐसे भी कहते हैं कि जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद होती है वही कहलाता है कार्बनिक पदार्थ। जैविक पदार्थ के जमाव का स्रोत स्वयं सागर है। जैविक पदार्थ के अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थि पंजर तथा वनस्पति के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को शामिल किया गया है। यानी जितने भी जैविक पदार्थ होंगे उसमें सागरीय जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पति के अवशेषों को ही शामिल किया गया है। जैविक पदार्थों को 2 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1 है तट तलवासी या नैरेटिक पदार्थ, और नंबर 2 है अगाध सागरीय या पैलेजिक पदार्थ। यहाँ हम देख रहे हैं नैरेटिक पदार्थ। नैरेटिक पदार्थ के अंतर्गत जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पति के अवशेष को शामिल किया जाता है। सागर में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को नैरेटिक पदार्थ कहते हैं। नैरेटिक पदार्थ के अंतर्गत मॉलस्क जीव के कोश तथा टुकड़े, रेडियोलेरिया के अस्थि पंजर तथा स्पंज की कंटिका, चूना प्रधान एवं अम्ल प्रधान वनस्पति के अवशेष को शामिल किया जाता है। बेसिकली हम यहाँ देख सकते हैं जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पति के अवशेष से बनने वाले पदार्थ ही कहलाते हैं नैरेटिक पदार्थ। दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं पैलेजिक पदार्थ। पैलेजिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार की शैवाल के अवशेष को शामिल किया जाता है। अगाध सागरीय या पैलेजिक पदार्थ के अंतर्गत अगाध सागर में मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। चूना तथा सिलिका की मात्रा के आधार पर पैलेजिक पदार्थों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है चूना प्रधान ऊज, ऐसे ऊज जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, और नंबर 2 है सिलिका प्रधान ऊज जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ हम नंबर 1 देख रहे हैं चूना प्रधान ऊज। इसमें देखेंगे चूने की अंश की अधिकता के कारण चूना प्रधान ऊज अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। चूना प्रधान ऊज की स्थिति 1000 से 2000 फैदम के बीच महासागरों की तली पर पाई जाती है तथा ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है टेरापोड ऊज। टेरापोड ऊज का महत्वपूर्ण मोलस्क जीव टेरापोड द्वारा इसका निर्माण होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 80% तक पाया जाता है। टेरापोड ऊज अधिक गहराई पर यह अदृश्य होने लगता है तथा 2000 फैदम के बाद यह पूर्णतया अदृश्य हो जाती है। टेरापोड ऊज का जमाव प्रशांत महासागर के पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में एजोर्स के पास, कनारी द्वीप, एंटीलीस, रूम सागर के मध्यवर्ती अंतःसागरीय कटक तथा हिंद महासागर में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का ऊज है ग्लोबिजिरिना ऊज। ग्लोबिजिरिना ऊज का निर्माण मुख्य रूप से चूना प्रधान ग्लोबिजिरिना जीव के कोश से होता है। ग्लोबिजिरिना ऊज की रासायनिक संरचना में कैल्शियम 64.47%, सिलिका 1.64%, खनिज
3.33% तक पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज ग्लाकोनाइट होता है। इसके अलावा क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि खनिज भी मिलते हैं। ग्लोबिजेरिना ऊज का जमाव अटलांटिक महासागर के उष्ण तथा शीतोष्ण भागों, हिंद महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी जलमग्न तटों तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लोबिजेरिना ऊज की स्थिति 2000 से 4000 फैदम के बीच पाई जाती है। दूसरी प्रकार की ऊज है सिलिका प्रधान ऊज, जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। सिलिका प्रधान ऊज में सिलिका अंश की अधिकता के कारण इसे सिलिका युक्त ऊज कहते हैं। सिलिका प्रधान ऊज का उपविभाजन उसमें मिलने वाले जीव विशेष नाम के आधार पर किया जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। रेडियोलेरियन नंबर 1 है रेडियोलेरियन ऊज। रेडियोलेरियन ऊज का निर्माण रेडियोलेरिया डाइटम तथा फोरामिनीफेर जीवों के अवशेष से होता है। इसमें सिलिका अंश अधिक तथा कैल्शियम कार्बोनेट का अंश कम होता है। रेडियोलेरियन ऊज उष्णकटिबंधीय महासागरों में 2000 से 5000 फैदम की गहराई तक पाई जाती है। रेडियोलेरियन ऊज प्रशांत महासागर में अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा हिंद महासागर के पूर्वी भाग में तथा अटलांटिक महासागर में भी पाई जाती है। दूसरे प्रकार की ऊज है डाइटम ऊज। इसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है। इसमें मृत्तिका का अंश भी पाया जाता है। इसमें सिलिका अंश अधिक होता है। डाइटम ऊज उच्च अक्षांशों में गहरे सागरीय भागों में पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर दक्षिणी तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में 600 से 2000 फैदम की गहराई तक डाइटम ऊज अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद नहीं होती है। अकार्बनिक पदार्थ में प्रमुख है डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, फॉस्फेट तथा पाइराइट। अकार्बनिक पदार्थों में लाल मृत्तिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गहन सागरीय जमावों में यह सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मृत्तिका के निर्माण में एल्यूमिनियम के सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। सागरों में गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, पूर्वी हिंद महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में लाल मृत्तिका के विस्तृत क्षेत्र मिलते हैं। लाल मृत्तिका 2700 फैदम से अधिक गहरे भागों में पाई जाती है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अंत में मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अगला वीडियो जो है वो मैं 2 दिन के बाद अपलोड करूंगी, जो संभवतया ज्वार भाटा से संबंधित होगा। धन्यवाद।